कि 8253 और 8254 जो हमारा प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर होता है उसमें कितने टाइप के मोड्स होते हैं और उन मोड्स की स्पेशलिटीज़ क्या क्या है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बेसिकली ऑपरेटिंग मोड अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हमें करना क्या होगा, और उसको करने के बाद बेसिकली हमें कैसे अपने इनपुट्स को चेक करना होगा ताकि हम अपने हिसाब से टाइमर और काउंटिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस को यूजिंग टाइमर आईसी परफॉर्म कर पाएँ। तो जो प्रोसीजर है हमारा, उस प्रोसीजर में हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू 8253 और 8254 में अपने कमांड्स को या इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। और उस इंस्ट्रक्शन में बेसिकली सबसे पहली चीज़ होती है कि हम किस किस काउंटर को बेसिकली हम वर्क कराना चाहते हैं अपने टाइमर और काउंटिंग ऑपरेशन के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको कितनी वैल्यू से उस काउंटर को कितनी वैल्यू काउंट करनी है, दूसरी चीज़। और तब हम उसके ऊपर क्लॉक पल्स यानी जो हमारा मेन फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को लगाते हैं ताकि उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारी हर पल्स पर वो काउंट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर काउंटर सेलेक्ट करना है और काउंटर के मोड सेलेक्ट करने हैं तो हमें एक प्रॉपर कंट्रोल वर्ड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अंदर अपना जो भी प्रॉपर डेटा है जिसके हिसाब से हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारा 8253 या 8254 जो है हमारा काउंटर वन सेलेक्ट हो, काउंटर वन मोड ज़ीरो में काम करे फॉर एग्जांपल, और उस मोड ज़ीरो में वो 8 बिट या 16 बिट की वैल्यूज़ को पर्टिकुलरली काउंट करे। तो सबसे पहले उसके हिसाब से हमें एक कंट्रोल वर्ड बनाना पड़ेगा, उस कंट्रोल वर्ड को हमें लोड कराना पड़ेगा उस पर्टिकुलर 8253 या 8254 जो हमारी PIT प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर की आईसी है, उस आईसी के अंदर हमें उस कंट्रोल वर्ड को लोड कराना पड़ेगा, यानी राइट करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जब हमारी राइट हो जाएगा वो कंट्रोल वर्ड, तो कंट्रोल वर्ड उस पर्टिकुलर काउंटर को सिलेक्ट कर लेगा। अब उस काउंटर को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या देना पड़ेगा, उस काउंटर के अंदर कितनी वैल्यू से वो काउंटर चलाना है, काउंट की वैल्यू लोड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें तो हमें काउंटर को सपोज 100 टाइम्स चलाना है, तो हमें 100 को काउंटर वन में लोड करना पड़ेगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप हो गया कि जब हम चाहते हैं कि हमारा काउंटर ऑपरेशन शुरू हो काउंटर के थ्रू, तो वो काउंटर ऑपरेशन शुरू होगा जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दी क्लॉक पल्स। तो हमने एक क्लॉक पल्स अप्लाई करी और उस क्लॉक पल्स को अप्लाई करने के बाद हमारा काउंटिंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें जो करना है, हमें प्रॉपर कंट्रोल वर्ड या कमांड वर्ड के थ्रू हमें अपने प्रोसेस को शुरू करना है। 8253 या 8254 जो हमारी आईसी है वो हमें काउंट करेगी डिले को, और जैसे ही हमारा काउंट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक सीपीयू को इंटरप्ट भेजेगी कि भैया उसने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए, एंड चेक द काउंट वैल्यू फॉर प्रॉपर ऑपरेशन और चेक द आउट सिग्नल ऑफ द काउंटर। ठीक है, हम काउंटर वैल्यू को चेक कर सकते हैं बीच में डेटा बस के थ्रू कि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो भी रहा है या नहीं हो रहा है प्रॉपर। और अगर हमारा काउंट ऑपरेशन पूरा हो चुका है तो हम आउटपुट सिग्नल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और उस आउटपुट सिग्नल के थ्रू ही हम अपने 8085 या 8086 प्रोसेसर को इंटरप्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हमारी एक समरी है कि हम ऑपरेटिंग मोड कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि M1 और M0 की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली 0 1 हो तो 0001 हो तो मोड 0, मोड 1, मोड 4 और मोड 5 में वर्क कर सकता है वो, अगर M2 की वैल्यू 0 और M2 की वैल्यू 1 हो तो, है ना। और अगर M2 की वैल्यू कुछ भी हो इरेस्पेक्टिव ऑफ आइदर 1 और 0, लेकिन M1 और M2 0 की वैल्यूज, M1 और M0 की वैल्यू रिस्पेक्टिवली 1 और 0 है या 1 और 1 है, तो हमारा मोड 2 और मोड 3 में काम करेगा, है ना। तो अब मोड 0 का नाम क्या है? मोड 0 को हम बोलते हैं इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। ये क्या करता है बेसिकली, ये हमारा काउंट जिस वैल्यू हमने जो वैल्यू हमने काउंट में लोड कराई है वो वैल्यू जब पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, काउंट हो जाती है, तब वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है। तो अगर हम चाहें कि सपोज हम उस काउंटिंग को स्टॉप करना, तो वो इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट, जैसे ही काउंट पूरा होगा वो एक टर्मिनल यानी स्टॉप लगा देगा
और एक इंटरप्ट जनरेट करेगा। जैसी काउंटिंग स्टॉप होगी वो एक स्टॉप काउंटिंग पर एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा और प्रोसेसर को बता देगा कि भैया मेरी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब मैंने जो आपने मुझे काम दिया था वो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। दूसरा जो मोड है मोड वन उसको बोलते हैं, उस मोड वन को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल वन शॉट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये वन शॉट फ्रीक्वेंसीज जो आउटपुट सिग्नल है वो जनरेट करता है। और इसका जो ट्रांजिशन है वो मतलब ये वर्क करना तब शुरू होता है जब 0 से 1 ट्रांजिशन होता है। यानी 0 से 1 जैसे ही होगा, सपोज जो हमारा गेट सिग्नल है वो गेट सिग्नल जैसे ही 0 से 1 होगा वैसे ही हमारा क्या कहते हैं मोड 1 में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मोड 2 को हम बोलते हैं रेट जनरेटर, और इसको हम सिंपली बोलते हैं डिवाइड बाई एन काउंटर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी है सपोज 1 मेगाहर्ट्ज की या 2 मेगाहर्ट्ज की या 5 मेगाहर्ट्ज की, जो भी आपका मन करे आप मान लीजिए, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाई एन कर देगा। सपोज एन की वैल्यू, काउंट की वैल्यू मैंने सपोज 4 लोड करी और मैंने 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली थी, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी ऑफ 0.5 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है। नेक्स्ट इज मोड 3। मोड 3 में हम बोलते हैं कि ये हमारा स्क्वायर वेव जनरेटर है, मतलब एक फिक्स वैल्यू के लिए वो ऑन रहेगा, मतलब 1 आउटपुट देगा, और फिक्स वैल्यू के लिए वो 0 होगा, मतलब ऑफ रहेगा, यानी 0 आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर n की वैल्यू यानी काउंट की वैल्यू एग्जैक्टली इवन नंबर है तो हमारा स्क्वायर वेव आएगा। अगर वो ऑड नंबर है तो हमारा स्क्वायर वेव नहीं आएगा, क्योंकि ऑड सपोज 5 लिया मैंने, तो 5 में 5 को हम डिवाइड कर ही नहीं सकते बेसिकली एक इंटीजर में, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो n माइनस वन डिवाइड बाई टू और n प्लस वन डिवाइड बाई टू, यानी 3 और 2 की कॉम्बिनेशन चलेगा। 3 टाइम्स वो ऑन रहेगा, 2 टाइम्स वो ऑफ रहेगा, तो ऐसे केस में स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं मोड 3 में यानी स्क्वायर वेव जनरेशन में काम कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि एक स्क्वायर वेव यानी जितने टाइम के लिए वो वेव ऑन है यानी 1 दे रहा है आउटपुट, उतने टाइम के लिए वो 0 भी आउटपुट दे, तो ऐसे केस में हम स्क्वायर वेव जनरेटर को यूज़ कर रहे हैं। और हमें ऐसे केस में ध्यान रखना है कि हम हमेशा एक इवन वैल्यू ऑफ काउंट दें जिससे कि एक प्रॉपर स्क्वायर वेव जनरेट हो पाए। क्लियर है। नेक्स्ट इज मोड 4, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब, और मोड 5 को बोलते हैं हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। तो जैसे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, विल सी कि बेसिकली इसके थ्रू हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो विल बिगिन विद द मोड 0। मोड 0 जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। इन मोड 0 द काउंटर विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द इनिशियल काउंट वैल्यू दैट इज लोडेड इनटू इट, यानी जो भी हमने काउंट वैल्यू लोड कराई है वो वहां से काउंट करना शुरू करता है, और जब तक काउंट करता रहता है जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, और 0 नहीं हो जाती। काउंटिंग रेट डिपेंड करेगा कि हमारी इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। ऑब्वियसली अगर हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काउंटिंग टाइम कम होगा, और अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ऑब्वियसली काउंटिंग टाइम ज़्यादा होगा। टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में। अब हम क्या करेंगे, सिग्नल ऑन आउटपुट पिन इज मेड लो। सबसे पहली चीज़ कि जो 8253 और 8254 हमारी आईसी है उसमें हम क्या करेंगे, हम आउटपुट सिग्नल को लो कर देंगे। और आउटपुट सिग्नल को लो करने के बाद क्या होगा कि हम काउंट वैल्यू को जो हमने लोड कराई है वहां से अपना काउंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट पर जो वोल्टेज आएगी वो हमेशा लो रहेगी जब तक कि काउंटर 0 नहीं हो जाता। जैसे ही 0 हो जाएगा वो वैल्यू हाई हो जाएगी। काउंटर विल बी सेट हाई एंड रिमेन हाई अंटिल द काउंटर इज रीलोडेड, और जब तक हाई रहेगा जब तक कि उसके अंदर कोई नया नया काउंट वैल्यू लोड नहीं किया जाता, या फिर उसके अंदर कोई कंट्रोल वर्ड नया रिटर्न नहीं किया जाता, तब तक की वो वैल्यू हाई रहेगी। तो स्टार्टिंग में आउटपुट वैल्यू 0 थी, ठीक है, और जैसे ही वो वैल्यू काउंट की वैल्यू 0 हो गई ये हाई हो गया, और तब तक हाई रहेगा जब तक कि उसके अंदर कोई नया काउंट वैल्यू रीलोड नहीं किया जाता, या फिर कोई कंट्रोल वर्ड उसमें दोबारा से नहीं लिखा जाता। मोड 0 ऑपरेशन को हम वन टाइम ऑपरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक बार काउंट हो गया तो फिर उसको वो दोबारा काउंट नहीं करता, है ना। ये दोबारा तभी काउंट करेगा जब हम उसको काउंट को या तो रीलोड करें या फिर हम कंट्रोल वर्ड को दोबारा लिखें। अदरवाइज अगर उसने एक बार काउंट कर दिया तो वो काउंट करने के बाद शांत से बैठ गया। और जो गेट सिग्नल है हमारा, क्योंकि दो इनपुट सिग्नल है, एक क्लॉक और एक गेट, ये दोनों ही काउंटर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेट जो सिग्नल है
ये इनपुट सिग्नल है करस्पॉन्डिंग काउंटर का, जो कि इनेबल करता है या डिसेबल करता है काउंटिंग ऑपरेशन को। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो काउंटिंग ऑपरेशन को इनेबल कर दिया, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो काउंटिंग ऑपरेशन डिसेबल हो गया। जैसे कि जो हम इस पर्टिकुलर पूरे ऑपरेशन की जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म के थ्रू समझेंगे कि कैसे अगर मैं इसकी वैल्यू 1 और 0 कर देता हूँ गेट की किसी भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन में, काउंटिंग के बीच में भी, तो बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स सी। ये मेरी वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म में मैंने क्या दिया, ये मैंने क्लॉक फ्रीक्वेंसी दी है, आप देख सकते हो ये क्लॉक है। ठीक है, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, जितने टाइम के लिए ये 1 है उतने टाइम के लिए ये 0 है, मान के चलते हैं। ठीक है, ये WRN का क्या मतलब है, हमने कंट्रोल वर्ड यानी काउंट वाली वैल्यू रीड राइट करी है ना। तो सपोज मैंने n इक्वल टू 4 लिया, यानी काउंट मैंने 4 राइट करा है, तो इस 2 साइकिल के अंदर मैंने काउंट के अंदर 4 राइट करा है, मतलब 4 बार वो काउंट करेगा। ठीक है, और मैंने गेट को बोला है कि गेट मेरा 0 है, सॉरी 1 है। जब गेट 1 है और काउंट 4 है, इसका मतलब वो 4 काउंट करेगा। अब इस पूरे ऑपरेशन में चूंकि ये डाउन काउंटर हम डिजाइन करते हैं, मतलब अगर 4 है तो वो 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, 1 से 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जैसे मैंने 4 दिया तो ऑटोमेटिकली वो 4 से 3 मतलब डाउन काउंट हुआ, फिर 3 से 2 मतलब फिर डाउन काउंट हुआ, एंड सो ऑन अप टू 0। और जैसे ही वो 0 आया, आउटपुट उसने कर दिया हाई। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं 4 दे रहा हूँ काउंट वैल्यू, ठीक है, तो जैसे ये कंट्रोल वर्ड यहाँ पर राइट हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल वर्ड राइट हो चुका है। अब मैंने क्या करा, अब मैं उस जब राइट हो चुका है उसके बाद जैसे ही कोई फॉलिंग एज मिलेगी मेरे को क्लॉक, उस क्लॉक की फॉलिंग एज पर मैं पहले काउंट वैल्यू दे दूंगा, दैट इज 4। ठीक है, उसके बाद अगली फॉलिंग एज पर मेरी वैल्यू हो जाएगी एक डिक्रीमेंट, मतलब 3। क्लॉक की अगली फॉलिंग एज पर यानी यहाँ पर 1 से 0 ट्रांजिशन पर मुझे वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 1 यानी 2, और अगली फॉलिंग एज पर यानी यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 माइनस 1 यानी 1, और अगली फॉलिंग एज पर मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 यानी 0। क्लियर है। अब कैसे मिलेगा ये चीज़ें 4 3 2 1 0 ये डिसाइड कैसे होंगी, ये डिसाइड होंगी हमारे आउटपुट पिन से। आउटपुट पिन हम क्या कह रहे हैं कि हम n इक्वल टू 4 ले रहे हैं, इसका मतलब 4 से लेकर के 0 तक वो आउटपुट कैलकुलेट करेगा, 4 वाला आउटपुट कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि 4 तो स्टार्टिंग है। पहली काउंट पर वो वैल्यू 4 लोड होगी, और बाकी अगले क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पर वो एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी। तो जब वो वैल्यू काउंट 4 थी, काउंट 4 आ गई उसके अंदर, तो आउटपुट हमारा इनिशियली क्या था, आउटपुट हमारा 0 था, है ना, आउटपुट हमारा 0 था। अब आउटपुट 0 कब तक रहेगा, जब तक कि काउंट पूरा 0 नहीं हो जाता, और जैसे ही काउंट 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बिकम 1। ठीक है, और ये अब 1 तब तक रहेगा जब तक कि उसके अंदर अगला काउंट वर्ड या फिर कंट्रोल वर्ड नहीं इंसर्ट किया जाता। अगर हमने कोई अपडेट नहीं करा है तो वो अब 1 ही रहेगा आउटपुट, और अगर अपडेट करा है तो उस ऑपरेशन में वो चेंज हो भी सकता है। ये क्लियर है। अब इस ऑपरेशन में हमने क्या दिया है, हमने ये बोला है कि हम जो गेट दे रहे हैं दैट गेट इज 1 फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो सपोज दिस इज द गेट सिग्नल, then gate signal is 1 throughout the operation, this gate is 1। नाउ अब दूसरा केस समझते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम गेट की वैल्यू को ट्रांजिशन में ला रहे हैं, 0 1 अगर है बीच में तो उस 1 से ड्यूरिंग द काउंटिंग वो 0 भी हो रहा है बीच में, तब काउंटिंग पर और तब आउटपुट पर बेसिकली क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और कि देखो, आप ध्यान से देखो 4 3 2 1 0, अगर आप यहाँ से यहाँ काउंट करोगे तो दिस इज बेसिकली द काउंट वैल्यू। ठीक है, जब वो 4 हुआ पहला जब उसने काउंटिंग शुरू करी, है ना, यहाँ पर काउंटिंग शुरू करी, क्यों, क्योंकि राइट करने के बाद पहली फॉलिंग एज यहीं पे मिल रही थी क्लॉक की, तो यहाँ से उसने काउंटिंग शुरू करी, है ना। और काउंटिंग कब, ये एक क्लॉक पल्स हो गई, ये दूसरी क्लॉक पल्स हो गई, ये तीसरी क्लॉक पल्स हो गई, ये चौथी क्लॉक पल्स हो गई, तो उसने 4 क्लॉक पल्स काउंट कर ली, खत्म कहानी। ये इसका काम था, इसको 4 काउंट करना था, इसने 1 2 3 और 4 4 क्लॉक पल्स, देखो 1 2 3 और 4 क्लॉक पल्स, और जैसे ही चौथी उसने काउंट करी वो हो गया 0, मतलब उसने आउटपुट कर दिया 1। तो ये 4 क्लॉक पल्स काउंट कर ली, मतलब काउंट 4 कर लिया। ठीक, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट सिग्नल तो वही है, हमने 4 ही लोड कराया है ना, लेकिन गेट जो स्टार्टिंग में 1 था, ड्यूरिंग द ऑपरेशन इसको हमने 0 कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद इसको 1 कर दिया। ठीक, अब देखो, अगर मैं सपोज
4 लोड कराया, तो 5 लोड कराया मैंने यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लोड कराने के बाद इस फॉलिंग एज पर उसने 5 काउंट करा, अगली फॉलिंग एज पर उसने 4 काउंट करा, ठीक है। अब जैसे ही 4 काउंट करा, गेट हो गया नेगेटिव। जब गेट नेगेटिव हो गया तो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि गेट ने इसको डिसेबल कर दिया। ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि गेट जो है वो इस काउंटिंग ऑपरेशन को इनेबल और डिसेबल करने के काम आता है, ठीक है ना। तो अगर गेट 0 हो गया तो काउंटिंग ऑपरेशन डिसेबल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि काउंटिंग दोबारा से शुरू होगी। देखो जैसे ही ये 1 हुआ, अगली क्लॉक पल्स मेरे यहाँ पे है, ये फॉलिंग क्लॉक है ना, फॉलिंग एज पर उसने फिर 4 से 3 कर दिया, यानी प्रीवियस वैल्यू जो 4 थी उसने इसको स्टोर करके रखा। उसके बाद अगली फॉलिंग एज पर उसने कर दिया 3 का 2, तो ये 2 कर दिया। उसके बाद अगली फॉलिंग एज पर उसने कर दिया 2 का 1, यहाँ पर 1 हो गया है ना। और उसके बाद अगली फॉलिंग एज पर उसने कर दिया 1 का 0, 1 का 0। और ड्यूरिंग दिस, जब तक कि वो काउंटिंग चली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब तक उसने क्या करा, तब तक उसने इस आउटपुट को रखा 0, ठीक है। आउटपुट को रखा 0, और 0 रहने के बाद जैसे ही ये 0 आया, काउंट वैल्यू 0 हुई, उसने आउटपुट को कर दिया 1। और अगला आउटपुट तब तक 1 रहेगा जब तक कि वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, जो ड्यूरेशन है ये 5 काउंट कैसे करेगा। तो देखो 3 टी स्टेट तो ये हो गई, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। देखो 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 3 टी स्टेट तो ये हो गई, है ना। और एक टी स्टेट 5 से 4 वाली, ये वाली ट्रांजिशन पहला, ठीक है। तो उसने टोटल 4 टी स्टेट काउंट कर ली, प्लस जितने टाइम वो डिले रहा, जितने टाइम गेट ने उसको गेट 0 हो गया, वो टाइम भी बेसिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका अब देखो यहाँ से दो टोटल टाइम कि वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो इसने जो काउंट थी वो तो आया ही, ए प्लस बी दैट इज काउंट, वो तो आया ही। बट जितने टाइम के लिए ये गेट ऑफ था, वो टाइम भी इसने काउंटिंग में जोड़ दिया, ये वाला टाइम भी इसने काउंटिंग में जोड़ दिया। यही इसकी गेट की इनेबलिंग और डिसेबलिंग का काम है। अगर मैं ड्यूरिंग दी ऑपरेशन काउंट को इनेबल या डिसेबल करना चाहता हूँ, तो मैं गेट को नेगेटिव या गेट को 1 से 0 करके इस काउंटिंग को इनेबल या डिसेबल भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो अगला जो हमारा मोड है उसको बोलते हैं मोड 1, और ये है बेसिकली हार्डवेयर ट्रिगर्ड वन शॉट, सिंगल वन शॉट। और इसको मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोड 1 में 8254 को। इस केस में होता क्या है कि हमारा गेट इनपुट जो है वो ट्रिगर इनपुट की तरह काम करता है, यानी गेट के वजह से हम इस पर्टिकुलर 8254 को ट्रिगर कर सकते हैं। और आउटपुट पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक्चुअल में स्टार्टिंग में रहेगा हाई, पहले वाले केस में मोड 0 में स्टार्टिंग में था लो, और उसके बाद हाई हो जाता था। ये स्टार्टिंग में होता है हाई, और जब ये पूरा काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर वो लो हो जाएगा। आउटपुट स्टार्टिंग में रहेगा हाई और लो होगा जब ट्रिगर अप्लाई होगी और काउंटर 0 हो जाएगा तब तक। आउटपुट विल अगेन गो हाई, उसके बाद जैसी काउंटिंग पूरी होगी अगेन वो हाई हो जाएगा, और जब तक कि अगली क्लॉक पल्स हम नहीं लगाते हैं, अगले ट्रिगर पल्स या अगली क्लॉक पल्स गेट इनपुट पिन में, ठीक है। सपोज अगर मेरे को एन काउंट करनी है, तो वो एन क्लॉक साइकिल तक बेसिकली एक 1 शॉट पल्स मेरे को देगा, ठीक है। और ये 1 शॉट रीट्रिगरेबल है, मतलब इसको हम दोबारा से ट्रिगर भी कर सकते हैं, इसीलिए आउटपुट जो है वो लो ही रहेगा एन क्लॉक साइकिल तक आफ्टर एनी ट्रिगर। 1 शॉट पल्स कैन बी रिपीटेड विदाउट री राइटिंग द सेम काउंट। जैसे हम मोड 0 में करते थे, उसमें हम क्या करते थे, मोड 0 अगर एक बार वो काउंट कर चुका है तो अगला कंट्रोल वर्ड काउंट वर्ड हमें लोड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर उसको केवल ट्रिगर करना है, अगेन द काउंटिंग विल स्टार्ट, ठीक है। देखते हैं इसकी वेव फॉर्म्स। वेव फॉर्म में सपोज ये रहा क्लॉक, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये क्लॉक पल्स तो थी ही, मैंने यहाँ पर राइट सिग्नल दिया, कंट्रोल वर्ड मैंने यहाँ पर राइट कर दिया काउंटर के अंदर, ठीक है। और ये सपोज मैंने दिया 4। अब 4 देने के बाद ये ट्रिगर इज बेसिकली गेट, ठीक है। इस गेट को मैंने क्या करा,
मैं गेट इनेबल और डिसेबल करने के काम करता हूँ। 0 पे डिसेबल है, 1 पे इनेबल है। इसका मतलब यहाँ तक तो वो डिसेबल रहा, यहाँ पर वो इनेबल हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर इनेबल हुआ, यहाँ पर इनेबल हुआ, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस पर जब इनेबल हुआ तो इसको फॉलिंग एज कहाँ पे मिली है? इसको फॉलिंग एज मिली है यहाँ पे, यानी ये फॉलिंग एज इस पर वो 4 काउंट करना शुरू करेगा। दिस विल बी 4। ठीक है, आउटपुट इनिशियली हाई था। ठीक है, आउटपुट इनिशियली हाई था। जैसे ही अगली क्लॉक पल्स ट्रिगर के बाद नेगेटिव फॉलिंग एज मेरे को मिली क्लॉक पल्स की, यहाँ पर उसने 4 काउंट करा। ठीक है, उसके बाद अगली फॉलिंग एज पर उसने 3 काउंट करा। ठीक है, उसके बाद अगली क्लॉक पल्स पर के फॉलिंग एज पर उसने 2 काउंट करा। उसके बाद अगली फॉलिंग एज पर उसने 1 काउंट करा, है ना। ये अब तक 0 ही है, और जैसे ही उसने अगली फॉलिंग एज पर 0 काउंट करा, मतलब अब 0 काउंट करते के साथ ही उसने आउटपुट को क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, यहां से लेकर के यहां तक आप ध्यान से देखो, इसने आउटपुट को रखा 0। ठीक है, और बाकी टाइम ये था 1। ठीक, अब अगर आगे जाके मैं एक और ट्रिगर पल्स दे देता हूँ, दैट मीन्स 0 के स्विच होने के बाद दोबारा 1 हो जाता है, तो वो फिर दोबारा यही सेम सीक्वेंस रिपीट करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाइम, एक टी स्टेट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसने टोटल 4 टी स्टेट काउंट कर ली। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 4 टी स्टेट काउंट कर ली, मतलब हमने 4 ही कमांड दिया था और 4 इसने काउंट कर लिया। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने ट्रिगर दिया सपोज यहाँ पर 1, तो यहाँ पर इनेबल हो गया, और उसके बाद थोड़ी देर में मैंने उसको ट्रिगर को कर दिया 0, मतलब डिसेबल भी कर दिया, फिर दोबारा इनेबल कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में देखो, जब मैंने ट्रिगर दिया, तो ट्रिगर देने के बाद जैसे ही कोई फॉलिंग एज आई, यानी यहाँ पर फॉलिंग एज आई, देखो ध्यान से, ट्रिगर दिया मैंने यहाँ पे, है ना, यहाँ पर तो फॉलिंग एज कहाँ आ रही है? फॉलिंग एज आ रही है यहाँ पे। यहाँ पर उसने क्या करा? 4 काउंट करा। ठीक है, अगली फॉलिंग एज पर उसने 3 काउंट करा। अगली फॉलिंग एज पर उसने 3 काउंट कर लिया। अगली फॉलिंग एज पर उसने 2 काउंट करा। इसने काउंटिंग रोकी नहीं, काउंटिंग रोकी नहीं। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द ऑपरेशन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर डिसेबल हो गया। यहाँ पर हमने गेट को क्या कर दिया? ट्रिगर पल्स को निगेटिव कर दिया, मतलब ये ऑपरेशन डिसेबल हो गया, लेकिन उसने काउंटिंग नहीं रोकी। ठीक, अब जैसे ही वो ट्रिगर दोबारा पहुंचा, मतलब 0 से 1 आया, तो वो फिर अगली क्लॉक पल्स से 1 काउंट करेगा, मतलब 4 ही काउंट करेगा, पहली वैल्यू काउंट करेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस 1 होने के बाद मेरी फॉलिंग एज आई ये वाली। ठीक है, तो इसने ये क्या करा? इसने 4 काउंट करा। अगली फॉलिंग एज पर इसने 3 काउंट करा। अगली फॉलिंग एज पर इसने 2 काउंट करा, और अगली फॉलिंग एज पर इसने 1 काउंट करा। अगली फॉलिंग एज पर इसने, सॉरी, यहाँ पर इसने 0 काउंट करा। ठीक है, और अब ये टोटल आउटपुट वैल्यू आई इतनी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बीच में ट्रिगर डिसेबल कर देता हूँ, ट्रिगर की वजह से, गेट सिग्नल की वजह से अगर मैंने ऑपरेशन को डिसेबल कर दिया, तो काउंट वैल्यू ऐसा नहीं है कि वो 0 के बाद 1 हो जाएगा अपने आप, नहीं, वो 1 नहीं होगा, वो 0 ही रहेगा। कब तक? जब तक कि काउंट पूरा नहीं होगा। काउंट पूरा तब होगा जब दोबारा गेट के थ्रू ट्रिगर दे करके मैं इसको इनेबल करूंगा, काउंटिंग ऑपरेशन को। ठीक है, तो जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक कि वो काउंट दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर जितने काउंट करने थे वो तो आएंगे ही, प्लस जितने टाइम वो इनेबल रहा और डिसेबल रहा, उतने टाइम भी मेरे टी स्टेट्स में जुड़ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स आएंगी मेरी, जितने टाइम मेरे को काउंट करना था प्लस जितने टाइम मैंने काउंट करना चाहा लेकिन ट्रिगर के थ्रू डिसेबल कर दिया, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये 3 टी स्टेट प्लस ये 4 टी स्टेट, यानी 3 टी स्टेट के लिए डिसेबल रहा और 4 के लिए ये इनेबल रहा। तो 3 के लिए डिसेबल, यानी ये भी काउंट होगा, और 4 के लिए डिसेबल, यानी ये टोटल 7 टी स्टेट्स मेरे को मिलेगी। 7 टी स्टेट्स तक आउटपुट क्या मिलेगा? मेरे को 0 मिलेगा। क्लियर है? अगले देखते हैं। अगला है हमारा मोड 2। मोड 2 को हम बोलते हैं रेट जनरेटर। रेट जनरेटर क्या करेगा? सिंपल, हम ये बोलेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो डिवाइड बाई एन हो गया। अगर मैं सपोज एक पर्टिकुलर मोड की बात करूं, मोड 2 की, तो मोड 2 में हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड बाई एन काउंटर में बोलते हैं। अदर मोड्स की तरह काउंटिंग प्रोसेस विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आफ्टर द काउंट इज सेंट। ठीक है, जैसे कि हम बाकी सारे मोड में करते आए हैं, 0 में और 1 में। जैसे ही काउंट लोड हुआ, काउंट लोड होने के अगली क्लॉक साइकिल पे जैसी फॉलिंग एज मिलती है, काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। वही सेम चीज यहाँ पे रहेगी। आउट आउट जो सिग्नल है वो हाई रहेगा अनटिल द काउंटर रीचेस 1। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते थे पहले 0 पे, जब तक काउंटर 0 चलता था तब तक वो 1 या 0 रहता था, लेकिन यहाँ पर हम काउंटर तब तक देखेंगे जब तक कि वो काउंटर 1 नहीं हो जाता।
क्यों? उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है। जब तक ये 1 रहेगा तब तक आउटपुट हाई रहेगा। जैसे ही ये काउंटर 0 हुआ तो उस 0 वाली पल्स पर ये 0 हो जाएगा आउटपुट वैल्यू, और फिर दोबारा 1 हो जाएगा। इसीलिए एक पहले तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी, 1 रहेगी, और उसके बाद एक 1 से 0 ट्रांजिशन के लिए ये रहेगा 0। ठीक है, देखते हैं इसको वेव फॉर्म्स को। तो ये वेव फॉर्म है मेरी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मेरी क्लॉक है। मैंने इसके अंदर 4 लोड कराया, तो 4 वर्ड मैंने यहाँ लोड करा दिया। 2 क्लॉक साइकिल के अंदर मैंने 4 लोड करा दिया। अब इस लोड कराने के बाद फॉलिंग एज कहाँ आ रही है? फॉलिंग एज आ रही है यहाँ पे, यानी यहाँ से काउंट स्टार्ट होगा। आउटपुट हाई था, आउटपुट हाई था, आउटपुट अभी भी हाई है। 4 काउंट हुआ अगली क्लॉक साइकिल पर, अगली फॉलिंग एज पर 3 आया, अगली फॉलिंग एज पर 2 आया, अगली फॉलिंग एज पर 1 आया। 1 तक ये रहा 1। अब जैसे ही 1 आया इसने कर दिया इसको 0। ठीक है, आउटपुट को कर दिया 0। ठीक है, और अगली फॉलिंग एज पर मेरे को क्या आना चाहिए था? काउंटर 1 माइनस 1 यानी 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया, काउंटर मेरा कंप्लीट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस वाले 0 को वो दोबारा 4 मानेगा। ठीक है, और ये सेम प्रोसेस रिपीट करेगा। अब देखो 4 इसको मान लिया, तो अगला यहाँ पर 3 आएगा, 3 आ गया। यहाँ पर दूसरी फॉलिंग एज पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 1 तक तो ये पॉजिटिव ही रहा, और 1 से 0 के बीच ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसने अगली वाली वैल्यू पर, ये पिछली वाली वैल्यू क्या थी? 3 थी। ठीक है, तो टोटल ये वाली वैल्यू कितनी थी? 3 थी। ठीक है, तो ये उसने 3 काउंट करा, 0 हो गया 3। ठीक है, अब 0 3 हो गया, तो अब ये 3, फिर अगली क्लॉक पल्स, अगली फॉलिंग एज पर 2, अगली फॉलिंग एज पर 1, फिर ये 1 तक के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रेट जनरेटर। ठीक है, पहले 4, फिर 3, फिर 2 एंड सो ऑन। अब अगर मेरा आउटपुट होता n इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ गया, तो सीधे सीधे आउटपुट n इक्वल टू 3 के लिए आ गया। मतलब हमने 4 दिया था और यहाँ पर हमें क्या मिला? सिंपल 3 मिल गया। क्लियर है? नेक्स्ट इज स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर में बेसिकली लगभग सेम वही है जैसा हमारा मोड 2 था, बट जो चीज़ में डिफरेंस है वो क्या है कि अगर n इवन है तो n बाई 2 हाई रहेगा और n बाई 2 टाइम्स लो रहेगा, और अगर n ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2 टाइम्स हाई रहेगा और n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स लो रहेगा। ठीक है, ये हमारी वेव फॉर्म है। देखो n मैंने 4 लोड कराया। ठीक है, 4 लोड कराया, तो पहली फॉलिंग एज पर इसने 4 लिया, डिवाइड बाई 2। अगली फॉलिंग एज पर इसको 4 बाई 2 यानी 2 लेना पड़ेगा। अगली फॉलिंग एज पर 2 बाई 2 यानी 1। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली काउंटर रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर बार 2 का डिक्रीमेंट होता रहेगा, 2t स्टेट डिक्रीमेंट होती रहेंगी हर बार 2। ठीक है, दैट मीन्स 0 0 विल बिकम 4। ठीक है, तो उतने टाइम तक ये क्या रहेगा? ये रहेगा ऑन 1। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला 4 है, यहाँ पर ऑफ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगली वाली वैल्यू क्या आएगी? 4 में से यहाँ पर 2, अगली वाली वैल्यू फॉलिंग एज पर क्या आएगा? 0 अगेन। तो यहाँ पर क्या रहा? 0। फिर उसके बाद फिर वो 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगली फॉलिंग एज और अगली फॉलिंग एज उसके हिसाब से यहाँ पर 2 टाइम ये फिर 1 चलेगा, फिर उसके बाद फिर 2 टाइम 0 चलेगा, फिर 2 टाइम 1 चलेगा, फिर 2 टाइम 0 चलेगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर यही वाली वैल्यू होती ऑड, अगर n की वैल्यू होती 5, तो क्या होता? 5 लोड कराया उसने, 5 के बाद 4 करेगा, n माइनस 1 करेगा, फिर डिवाइड बाई 2 करेगा। ठीक है, और फिर दोबारा 5 से शुरू करेगा। तो यहाँ तक तो ये रहेगा 1। मतलब देखो 3 क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल ये, एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, 3 क्लॉक साइकिल पे ये 1, और 2 क्लॉक साइकिल के लिए ये 0, फिर अगली 3 क्लॉक साइकिल के लिए 1 और 2 क्लॉक साइकिल के लिए 0। तो अगर मैं स्क्वायर वेव जनरेट करना चाहता हूँ तो जितने टाइम के लिए ऑन है उतने टाइम के लिए ऑफ है, तो ये स्क्वायर वेव है। जितने टाइम के लिए ऑन है उतने टाइम के लिए ऑफ है, स्क्वायर वेव है। लेकिन अगर मैंने n की वैल्यू कर दी ऑड, तो ऑड में जितने टाइम के लिए ऑन है उससे कम टाइम के लिए ऑफ है, मतलब ये स्क्वायर वेव नहीं बन पाई। तो स्क्वायर वेव बनाते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो काउंट वैल्यू देते हैं, काउंट वैल्यू हमें कितनी देनी पड़ेगी? इवन देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड 4। कंट्रोल वर्ड और काउंट वैल्यू हम लोड कराते हैं, और जैसे ही हमने कंट्रोल वर्ड और काउंट वैल्यू लोड करा दी उसके बाद आउटपुट जो है मेरा हाई हो जाएगा, जब तक कि काउंटर मेरा 0 ना हो जाए। जब तक कि काउंटर मेरा 0 नहीं होगा तब तक कि आउटपुट हाई रहेगा। ठीक है, और ये एक लो पल्स जनरेट करेगा एक क्लॉक साइकिल के लिए, उसके बाद फिर दोबारा हाई हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
ये मेरी क्लॉक पल्स थी, ठीक है। मैंने n इक्वल टू 4 लोड कराया, आउटपुट मेरा इनिशियली हाई था। यहाँ पर 4 कब काउंट होगा, जब मेरी फॉलिंग एज आएगी लोड कराने के बाद। पहली फॉलिंग एज आ रही है यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पर 0 आया। यहाँ तक 0 तक ये लोड रहा। उसके बाद एक क्लॉक साइकिल के लिए क्या हुआ, इसने 0 करा और उसके बाद फिर दोबारा इसने वही सेम रिपीट करा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब, ठीक है। और उसमें हमने क्या करा, हमने सारे टाइम पर इसकी वैल्यू रखी मैक्सिमम, दैट इज 1 हाई। और उसके बाद एक क्लॉक पल्स के लिए जैसे ही वो काउंट खत्म हुआ, तो उस काउंट खत्म होने के बाद हमने इसको बोला 0, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब हो गया। अगर n इक्वल टू 4 अगर ले रखा है मैंने, लेकिन ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर गेट वाला 0 हो गया, ठीक है, तो अगर गेट 0 हो गया बीच में, तो अगेन दोबारा ये वहीं से स्टार्ट होगा। ये हाई पूरा रहेगा, ये लो तब होगा जब काउंट खत्म हो चुका है। एक क्लॉक साइकिल के लिए 0 रहेगा, उसके बाद फिर ये 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर गेट सिग्नल 1 से 0 होता है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर सिग्नल 1 से 0 होता है, तब भी काउंटिंग चलती रहेगी, 1 ही रहेगा आउटपुट। और आउटपुट 1 तब तक रहेगा जब तक कि ये काउंट ऑपरेशन पूरा 0 ना हो जाए, ठीक। और अगर क्लॉक पल्स गेट अगर मेरा 0 हो जाता है बीच में, दोबारा 1 होता है, तो काउंटिंग में फिर दोबारा ये 4 से ही शुरू होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर 4 काउंट हो चुका था तो दोबारा वो 3 2 1 से काउंट करे, नहीं, वो दोबारा 4 से ही काउंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मोड 5, दैट इज हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब में हम मोड 4 की तरह काम करते हैं, लेकिन काउंटिंग प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाय द गेट इनपुट। काउंटिंग को शुरू करना है हमें तो गेट के इनपुट से शुरू होगा, ठीक है। डिवाइस राइजिंग एज को डिटेक्ट करेगी गेट के इनपुट पे, यानी ट्रिगर जब होगा, ठीक है, तो ये काउंट स्टार्ट करेगा। जैसे काउंटर 0 पहुंचेगा, आउटपुट लो हो जाएगा, एक क्लॉक साइकिल तक लो रहेगा, उसके बाद ये फिर हाई हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही है जैसा मोड 4 था, बट केवल एक चीज़ है कि जैसे ही गेट इनपुट जो होगा, मेरा गेट इनपुट की राइजिंग एज पर वो ट्रिगर करेगा, तो मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज काउंटिंग नहीं होगी स्टार्ट, ठीक। देखते हैं वेव फॉर्म्स। ये है मेरी वेव फॉर्म, ये मेरी क्लॉक पल्स थी, ये मेरा गेट। जैसे ही गेट को मैंने ट्रिगर यूज करा, मतलब जैसे ही 0 से 1 ट्रांजिशन आया, राइजिंग एज पर ट्रांजिशन आया, उसके बाद उसने काउंटिंग स्टार्ट करी। मतलब पहली फॉलिंग एज पर 4, दूसरी फॉलिंग एज पर 3, तीसरी फॉलिंग एज पर 2, चौथी फॉलिंग एज पर 1, पांचवी फॉलिंग एज पर 0। जैसे ही 0 आया, इसने आउटपुट पकड़ दिया 1 से 0, और फिर उसके बाद 1 ही रहा, ठीक है। अगर बीच में देखो मैंने ट्रिगर दिया, उसके बाद फिर ट्रिगर दिया, है ना, कंटिन्यूस ट्रिगर नहीं था, पूरा काउंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में इस ट्रिगर को इनेबल करने के बाद पहली फॉलिंग एज पर तो 4 आ गया, दूसरी फॉलिंग एज पर 3 भी आया, लेकिन उस पे तो डिसेबल हो चुका था, तो काउंटिंग चल रही है लेकिन 0 नहीं होगी, ठीक है। जैसी अगली राइजिंग एज आई गेट की, फिर इनेबल हो गया, तो दोबारा यही पुराना वाला काउंट वर्ड 4 इसके अंदर लोड हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन यू सी कि यहाँ पर मेरा आउटपुट 1 ही है, जब तक काउंटिंग चलती है पूरी की पूरी एंड 0 नहीं हो जाती अगली राइजिंग फॉलिंग एज तक, तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही 0 हो गई काउंटिंग, उसने 0 करा और फिर दोबारा 1 कर दिया। ये है मेरा मोड 5, ठीक। उसके बाद इंटरफेसिंग 8254 की 8085 से कैसे करते हैं, तो हम बिल्कुल वही सेम चीज़, जो हमारा डेटा है उस डेटा को कंट्रोल करेंगे, और उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो कैसे कनेक्शन करते हैं वो ज़रूरी बहुत है, और उसको चेक करने के लिए कि हमें कनेक्शन कैसे करने हैं, हमें ये पता है कि हमारा डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस से कनेक्ट होगी, D0 से D7, है ना। और एड्रेस बस से कनेक्ट होगी। एड्रेस बस की केवल 2 पिन हमें कनेक्ट करनी है, A0 और A1। तो उस A0 और A1 की एड्रेस बस को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लैच से अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस हमारे पास होती है, तो उसको पहले लैच करके हमें एड्रेस और डेटा अलग अलग निकालना है। डेटा बस को 8254 की डेटा बस से ऐड कर देंगे, यानी D0 से D7 वाली बिट पे, और A1 और A0 को हम उनकी A0 और A1 की पिन, माइक्रो प्रोसेसर की A0 A1 पिन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और जो चिप सेलेक्ट लॉजिक है, चिप सेलेक्ट लॉजिक A8 से A15 जो हाई ऑर्डर एड्रेस बस है, और इनपुट आउटपुट ऑब्लिक एम बार, इन दोनों को एक डिकोडर से पास करके एक पर्टिकुलर सर्किट होगा, एक पर्टिकुलर लॉजिक होगा। वो लॉजिक मेरा चिप सेलेक्ट लॉजिक CS बार सिग्नल जनरेट करेगा। RD बार RD बार ही रहेगा, और रीड बार ही रहेगा,
ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ कनेक्ट करेंगे। और जो मेरे काउंटर्स के आउटपुट पिन्स होंगे, काउंटर में 3 काउंटर में जो आउटपुट पिन्स हैं, उन आउटपुट पिन की 0 पिन पे हम बोलेंगे कि ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर के किसी भी इंटरप्ट पिन पे, चाहे तो RST 5.5 पे जाए, चाहे RST 5.6.5 पे जाए, चाहे RST 7.5 पे जाए, इन तीनों पिन से हम किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम है। देखो आप 8085 को मैंने 8054 टाइमर आईसी से कनेक्ट कर रखा है। AD0 टू AD7 चूंकि ये लो ऑर्डर एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस है, तो सबसे पहले मेरे को इस लैच के थ्रू एड्रेस और डेटा सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा मैंने सेपरेट कर लिया, तो डेटा डेटा D0 से D7 कनेक्ट हो गया। ये मेरा D0 से D7 है। ठीक है, और जो मेरा एड्रेस है, उस एड्रेस में A0 से A7 की 2 पिन केवल, A1 और A0, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया A0 8085 की A1 और A0 वाली पिन से। क्लियर है? ठीक, अब मैंने A8 टू A15 ये आपको बोला हाई ऑर्डर एड्रेस बस डिकोडर में जाएगी, और इनपुट आउटपुट ऑब्लिक एम बार मेमोरी ऑपरेशन या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वो एक डिकोडर में जाएगा, और ये दोनों मिल करके एक चिप सेलेक्ट सिग्नल को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चिप सेलेक्ट सिग्नल को जनरेट करेंगे। उसके बाद रीड सिग्नल और राइट सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर के रीड राइट, ये दोनों रीड राइट इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा आउटपुट ये वाला सिग्नल आया, ये आउटपुट सिग्नल, इसको मैं माइक्रो प्रोसेसर के RST 5.5, 6.5, 7.5 किसी भी इंटरप्ट पिन से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सपोज मैंने RST 5.5 से कनेक्ट कर दिया, आउटपुट 1 मैंने माइक्रो प्रोसेसर की RST 6.5 से कनेक्ट कर रखा है, और ऐसे ही आउटपुट 2 मैंने कनेक्ट कर रखा है माइक्रो प्रोसेसर के RST 7.5 से। 3 अलग अलग इनपुट्स हैं, तो 3 अलग अलग पोर्ट के आउटपुट हैं, इनको मैंने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे हमारी इंटरफेसिंग हो सकती है। ओके, थैंक यू।